हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम पूरा एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, संप्रेषण कौशल पार्ट 1। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का ये तीसरा चैप्टर है। और इसके पहले मेरे दो चैप्टर 1 आईटी लिटरेसी और चैप्टर 2 इंग्लिश लिटरेसी, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर उस वीडियो को देख लें। और आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि ये हमें बहुत सारी सीख भी देता है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आप इस वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, आप पहले पूरा एक बार ये वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद दूसरी बार जब आप वीडियो देखेंगे तब आप नोट्स बनाइएगा इसको देख के पॉज करके। पहली दफ़ा आप वीडियो को पॉज ना करें। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति हमें भेजें कि कितने लोगों को हमारे ये कंटेंट अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, संप्रेषण कौशल जिसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये समझ लें हम। कम्युनिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमें अपनी सूचना या कोई संदेश किसी दूसरे किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजने के लिए, पहुंचाने के लिए किसी न किसी एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। उस माध्यम के द्वारा अगर हम अपनी सूचना किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा दे रहे हैं तो वो हमारे अर्थ को समझ जाता है। मतलब कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस हो गया। टू वे उसको हम लोग बोलते हैं द्विमार्गीय, ठीक है। जिसमें हम कोई चीज भेजते हैं तो वो प्राप्तकर्ता जो है उसको समझ लेता है कि हाँ, इन्होंने वही चीज भेजी है जो ये भेजना चाह रहे थे, और वो वही समझ लेता है जो हम बताना उसको चाह रहे थे। मतलब ये हो गया कि संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, संप्रेषण को हिंदी में इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं, और बिना संप्रेषण के अधिगम, लर्निंग को हिंदी में अधिगम कहा जाता है, और शिक्षण, टीचिंग नहीं हो सकता है। सही बात है, अगर कम्युनिकेशन ना हो तो ना मैं आपको पढ़ा पाऊंगा और ना ही आप सीख पाएंगे, ना ही आप लर्निंग कर पाएंगे। बात आ रही समझ में? मतलब हम जो ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, वो आवश्यक है शिक्षा के लिए, ठीक। इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं जिसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि जो चीज मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ वो एक मैसेज है। यही मैसेज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप पा रहे हो तो आप प्राप्तकर्ता हो गए। मैं आपको दे रहा हूं तो मैं क्या हो गया, सेंडर हो गया, भेजने वाला हो गया या संप्रेषक हो गया। ये शब्दावली आप याद रखिए जरूर। संप्रेषक जो होता है वो मैसेज को भेजता है, ठीक है। प्राप्तकर्ता जो होता है उसको रिसीवर भी बोलते हैं। और जो मैसेज होता है, जैसे यहाँ पे मैसेज क्या हो गया, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको। और एक चीज और, तीन चीज हो गई है, एक चीज और, माध्यम। जैसे माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे माध्यम क्या है, यूट्यूब चैनल। और क्या क्या माध्यम हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति आपस में आमने सामने बात कर रहे हैं तो वो माध्यम क्या हो गया, प्रत्यक्ष रूप में। या अगर वो फोन पे बात कर रहे हैं तो माध्यम क्या हो गया, फोन। तो माध्यम समय समय पे बदलता रहता है, ठीक। अगर कोई लेटर लिखता है, पत्राचार करता है, तो वहां पे माध्यम क्या है, डाकिये के द्वारा जाता है, तो पत्राचार होता है, तो वो माध्यम वहां पे बदल गया। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, ये चीज आप लिख लीजिएगा, सम और प्रेषण से मिलकर बना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो आपका शब्द है कम्युनिकेशन, ये लैटिन भाषा से आया हुआ शब्द है। और वो जो शब्द है कम्युनिस्ट, ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लैटिन के किस वर्ड से ये शब्द बना हुआ है, तो आंसर है आपका कम्युनिस्ट, ठीक। और जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना, अर्थात संप्रेषण का अर्थ सूचना तथा विचारों का आदान प्रदान करना है, ठीक है। अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो आप इसको थोड़ा सही से समझिएगा। ये संप्रेषक के आवश्यक तत्व मैंने बताया है आपको। ये आप इसके कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संप्रेषण प्रक्रिया में कितने तत्व होते हैं, कितने एलिमेंट। आंसर है हमारा 7, ठीक है। मैंने इन 7 में से 4 तत्व तो आपको बता दिए हैं। एक संप्रेषक, मैसेज जो भेजता है। दूसरा, जो मैसेज भेजता है, संदेश। तीसरा एक माध्यम बताया था, और एक प्राप्तकर्ता बताया था, ठीक। 3 चीजें आपको नहीं बताई थी, एक एनकोडिंग मतलब कूट लेखन, डिकोडिंग कूटवाचन, और एक प्रतिपुष्टि फीडबैक।
ये तीनों क्या होती है मैं इस चित्र के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले सोर्स मतलब सेंडर से मैसेज जाता है। वो मैसेज याद रखिएगा चैनल पे पहुंचने से पहले एक माध्यम होता है एन्कोडिंग, उससे गुजरता है, फिर चैनल पे जाता है, फिर चैनल से डिकोडिंग पे जाता है, फिर डिकोडिंग से मिलता है रिसीवर को, फिर फीडबैक दिया जाता है। अभी मैं अपने से समझा रहा हूँ, जो मैं आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन दे रहा हूँ उसमें क्या क्या है। हमारे और आपके बीच जो अभी कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें दो चीजें नहीं है, एक ये नहीं है, एनकोडिंग नहीं है और डिकोडिंग नहीं है। आप इनको भूल जाइए अभी, आप वैसे पहले समझ लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ मैसेज आप तक पहुंच रहा है यूट्यूब के माध्यम से, ये यूट्यूब हो गया चैनल, और फिर वो मैसेज कहाँ जा रहा है, आप तक जा रहा है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स के जरिए बोल रहे हो कि सर वीडियो बहुत अच्छा है, या आप जो भी कमेंट कर रहे हो वो फीडबैक है मेरे लिए, समझ रहे हैं आप, या आप जो भी दे रहे हैं हमको वो फीडबैक है। ठीक है, तो ये पांचों चीज आपको समझ में आ गई। सोर्स हमने मैसेज, दूसरा मैसेज, तीसरा यूट्यूब चैनल, चौथा आप प्राप्तकर्ता, और पांचवा आपने हमको कुछ बताया भेजा तो फीडबैक हमको मिल गया। तो ये पूरा कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन ये एनकोडिंग और डिकोडिंग बच जा रहे हैं। ठीक है, इसकी जरूरत कब पड़ती है, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब हमें संदेह होता है कि हमारा जो मैसेज है, सूचना है, वो बीच में असुरक्षित है। तो असुरक्षित जो ये शब्द है, मतलब मैसेज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एनकोडिंग डिकोडिंग यूज किया जाता है। ठीक है, ये होते क्या हैं, जैसे हमें एक मैसेज भेजना है, हाय, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, हाय मुझे एक मैसेज भेजना है और मुझे ये संदेह है कि जिस माध्यम से ये मैसेज भेज रहा हूँ वो बीच में कोई चोरी कर लेगा। ठीक है, या वो समझ के उसको हानि पहुंचा सकता है। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैसेज कुछ और भी हो सकता है, मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है इसलिए। कोई मान लीजिए कोई गोपनीय सूचना है वो मैसेज हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे बस एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। तो मुझे डर है कि चैनल, जिस चैनल से मैं भेज रहा हूँ वो उसको पढ़ सकता है, तो मैं क्या करूंगा, उसको कोड दे दूंगा। तभी वहां पे हम लोग एनकोडिंग और डिकोडिंग लगाते हैं। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, अभी देखिए अभी आजकल बड़े एनकोडर और डिकोडर ये सिस्टम भी लगाए जाते हैं। मैंने यहाँ पे दो आदमी खड़े कर दिए हैं, ठीक है, और मैंने उससे कहा कि जो हाई मैसेज है उसको कन्वर्ट कर दो, किसमें, एक लीटर आगे बढ़ा दो। तो एच का क्या कर दें, आई कर दें, और आई का क्या कर दें, जे कर दें। ठीक है, तो इसको मैंने मैसेज दिया क्या, आई जे, ये मैसेज हमारा आया हाय यहाँ पे, और यहाँ से जो हाय है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, आई जे। तो ये जो मैसेज अब जो चैनल को जा रहा है वो क्या जा रहा है, आई जे। चैनल ये समझ रहा है कि मैसेज क्या है, आई जे, लेकिन वो आई जे नहीं है। मैसेज यहाँ पे आई जे आया, अब डिकोडर जो है वो इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, हाई में। इस आई जे मैसेज को किसमें कन्वर्ट कर दिया, हाई में। ठीक है, तो ये जो हाई है, अब ये हाई जो मैसेज है वो रिसीवर को प्राप्त होगा। बात आ रही समझ में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में ये एनकोडर और डिकोडर क्या करते हैं, एनकोडर जो है एनकोडर जो है ये मैसेज के मूल रूप को बदल देता है कोड में। ठीक है, और ये जो डिकोडर है उस कोड रूपी वाले मैसेज को बदल देता है किसमें, मूल मैसेज में, और ये मूल मैसेज प्राप्त हो जाता है रिसीवर को, प्राप्तकर्ता को। अब फिर ये फीडबैक की प्रक्रिया वैसी रहती है। फीडबैक की जरूरत इसलिए होती है कि हमारी जो हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें क्या क्या सुधार हो सकता है, क्या क्या हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं तो उनकी बात को सुनकर वो फीडबैक लेता है कि आपके बोलने में ये कमी थी, आप इसमें ये सुधार कर सकते हैं। और ये कम्युनिकेशन प्रोसेस हर सबके लिए होता है, दो व्यक्तियों के बीच में, दो कंपनियों के बीच में, जैसे आपके और हमारे बीच में भी हो सकता है। आप अगर मुझे सुझाव भेजेंगे कि सर ऐसे होता तो बहुत अच्छा होता, सर आपका ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये जो आपने इफेक्ट लगाए थे और ये चीज़ जो आप पीपीटी बना रहे हैं, तो ये चीज़ होती है फीडबैक। तो वो फीडबैक जब मुझे मिलेगा तो मैं उस पे उसके अकॉर्डिंग काम करूँगा कि चलिए ये अच्छा है, ये सही है, और मुझे इसमें थोड़ा-सा और इसमें बनाना चाहिए। तो ये पूरा हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है। मुझे आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के जो प्रकार होते हैं, पहले तो संगठन के आधार पे, ठीक, दो प्रकार के संप्रेषण होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जो होते हैं वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन इसे बोलते हैं, और अनौपचारिक जो होते हैं अनऑफिशियल संचार होते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा, मैं दोनों को एक साथ समझा रहा हूँ। जो औपचारिक होते हैं वो जो मेनता जो ऑफिस
ऑर्गेनाइजेशन या किसी ऑफिसों में ही ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, किसी संस्थान में या मेडिकल मेडिकल इंस्टीट्यूशन में इसको यूज किए जाते हैं। इसमें जो होता है, जैसे आपके कलेक्टर द्वारा जो तहसील को लिखा गया लेटर, या किसी कर्मचारी के द्वारा छुट्टी के लिए जो आवेदन पत्र लिखना होता है, या आप भी जो मुझे लेटर लिख के देते हो, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख के देते हो, वो भी एक क्या है आपका औपचारिक संचार। औपचारिक संचार में हमें बहुत ज़्यादा शब्दों का ध्यान देना होता है, उसमें आदर्शसूचक शब्दों का भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, कहीं छूट तो नहीं गया, और काफ़ी हमें लिखावट में और उसके शब्दावली में भी काफ़ी हम ध्यान देते हैं, ठीक है। और ये लिखित रूप में होता है, अधिकांशतः लिखित रूप में होता है, ठीक है। और अनौपचारिक में क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा आदर्शसूचक शब्दों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसमें आदर्शसूचक शब्द यूज़ नहीं करते हैं लेकिन कम करते हैं। जैसे रिश्तेदारों के बीच, मित्रों के बीच, परिजनों के बीच किया गया जो कम्युनिकेशन है वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इसका जो दूसरा नाम है बुश टेलीग्राम या ग्रे पॉइंट, अंगूर लता भी कहते हैं इसे, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये कम्युनिकेशन होता कब है। प्रायः जो कम्युनिकेशन होता है वो किसी सामाजिक समारोह में, जैसे एक शादी का समारोह हो गया, या किसी बर्थडे का समारोह हो गया, या एनिवर्सरी का समारोह हो गया, जब लोग गैदर करते हैं, जब लोग इकट्ठा होते हैं, मित्र और सगे संबंधी, तो हम उनके बीच वो कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये मौखिक होता है, ठीक। अगली स्लाइड देखते हैं हम लोग। माध्यम के आधार पे, तो माध्यम के आधार पे भी दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित और एक मौखिक। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है पिछली स्लाइड में। लिखित जो होता है मेनतः या ऑफिसों में यूज होता है, बुलेटिन के रूप में, निर्देश के रूप में, फाइल गजर के रूप में हम पेज पे ये चीज़ों को लिखते हैं, लिखित रूप में हम कम्युनिकेशन करते हैं। और मौखिक संचार जो होता है, एक लॉरेंस एप्पल एक शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने बताया था कि जो हम लोग 75% जो कम्युनिकेशन करते हैं वो मौखिक ही होता है। सही बात है, सुबह से शाम तक हम लोग जितने भी बातें करते हैं वो उसमें हम बहुत कम ही लिखित रूप में करते हैं, ज़्यादातर हम लोग मौखिक ही करते हैं, ठीक है। तीसरा है दिशा के आधार पे, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें दो तरह के जो हमारे कम्युनिकेशन होते हैं, एक अधोगामी होता है और एक ऊर्ध्वगामी। तो पहले अधोगामी समझ लेते हैं। इंग्लिश में इसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है कि कोई उच्च अधिकारी अधीनस्थ, अधीनस्थ मतलब होता है नीचे के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनको आदेश, निर्देश या कोई प्रस्ताव भेजता है, तो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, तो उसमें कोई कर्मचारी है, तो फैक्ट्री के जो कर्मचारी है उसके ऊपर उसका सुपरवाइजर होता है, तो ये आपका सुपरवाइजर है, हिंदी में इसको पर्यवेक्षक बोलते हैं। उसके बाद उस फैक्ट्री का मैनेजर है, प्रबंधक है उस फैक्ट्री का, फिर उस कंपनी का मैनेजर है, ठीक है, जो हेड ऑफिस में बैठता है, और फिर उस कंपनी का मालिक है, जो उसको हम लोग संचालक बोलते हैं, डायरेक्टर, ठीक है। तो जब ये जो है आपका ऊपर से कोई लेटर भेजेगा, मान लीजिए उसको 2% बोनस देना है, तो वो क्या करेगा, संचालक डायरेक्टर है, लेटर भेजेगा मैनेजर को कि आप कर्मचारियों को 2% बोनस दे दो। तो प्रबंधक भेजेगा फैक्ट्री के प्रबंधक के पास, फिर वो भेजेगा सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर सूचना देगा किसको, कर्मचारी को। तो जब लेटर जो है ऊपर से नीचे को जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग अधोगामी, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी जो होता है अधोगामी का ठीक विपरीत होता है। जैसे अगर कोई कर्मचारी है, वो अपने सुपरवाइजर को लेटर लिखता है किसी मांग को लेके, और वो सुपरवाइजर मैनेजर को सूचित करता है, और वो मैनेजर अपने ऊपर के कर्मचारी बॉस को सूचित करता है या डायरेक्टर को सूचित करता है। मैंने पूरी डायग्राम नहीं बनाया है, खैर जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दिखाना है बस नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है कोई पत्राचार, ठीक है, या कम्युनिकेशन, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे से ऊपर की ओर अधीनस्थों से उच्च अधिकारियों की तरफ जो शिकायत, प्रस्ताव, प्रतिवेदन भेजे जाते हैं, उसे इस संचार के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग वर्कर लोग शिकायत भी करते हैं, सुझाव भी देते हैं, ठीक है। तो ये हर तरह के इसमें एग्जाम होते एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं कहता हूँ कि कोई वर्कर है, कहता है कि हमारे जो जूतों की क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार है, तो वो सूचना पहले सुपरवाइजर को देगा, फिर वो मैनेजर को देगा, और फिर वो बॉस को बताएगा, ठीक। समतल जो कम्युनिकेशन होता है वो एक ही स्तर के अधिकारियों के मध्य होने वाला संचार है। जैसे कि अगर एक जिले का जिलाधिकारी है दूसरे जिले के जिलाधिकारी से बात करता है, तो उसे हम लोग समतल कम्युनिकेशन कहते हैं। एक रैंक के अधिकारी होते हैं। तिर्यक संचार जो होता है, जब विभिन्न स्तर के अधिकारी और कार्मिक एक दूसरे से परस्पर संपर्क स्थापित करते हैं, तो वो तिर्यक संचार उत्पन्न होता है। ये संचार जो होता है वो जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि आज के इस महामारी जो फैली हुई है, कोरोना और कोविड-19 की जो ये
समस्या है पूरे विश्व में। तो अपने जैसे अगर एक जिले का एग्जांपल लेते हैं, एक जिले में जिलाधिकारी है, तो अगर उसको स्थितियाँ अगर उसको कंट्रोल में लेनी है तो वो पत्राचार कम कर रहा है, फ़ोन पे ही वो निर्देश दे दे रहा है। जैसे मान लीजिए उसको किसी हेल्थ वर्कर से बात करना है, तो तुरंत वो छोटे 4th ग्रेड के कर्मचारी को फ़ोन कर मिला ले रहा है कि भाई देखो ये समस्या है, ये इसको निपटाओ जल्दी से पहले। डॉक्टर को डायरेक्ट फ़ोन कर रहा है, क्लर्क को डायरेक्ट फ़ोन कर रहा है, वो प्रोटोकॉल नहीं देख रहा है कि हाँ, मुझे अपने से नीचे अधिकारियों को पहले सूचना देना चाहिए। पहले वो फ़ोन पे बात कर रहा है, बाद में वो लेटर लिख रहा है, ठीक है? नहीं तो इसके पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए कोई जिले में समस्या आती थी, तहसील स्तर पे कोई समस्या आ गई, डीएम के सामने आई कि तहसील पे समस्या है, तो वो क्या लेटर लिखता था, पहले तहसील के एसडीएम को लेटर लिखता था। फिर एसडीएम से नीचे आएगा, एसडीएम किसको लेटर लिखेगा, आपका कानूनगो को। कानूनगो किसको लेटर लिखेगा, लेखपाल को। और लेखपाल क्या करेगा, उस समस्या का निस्तारण गांव में जाकर गांव प्रधान के सहायता से करेगा। तो इस तरह का समस्याएं होती थी। लेकिन तिर्यक में क्या होता है, तिर्यक में क्या होता है कि डायरेक्ट कोई भी किसी को फ़ोन कर देता है। ये विपरीत परिस्थितियों में ये बहुत ज़्यादा तिर्यक संचार कम्युनिकेशन होता है, जैसे आज की परिस्थिति आई है हमारे सामने, ठीक है? तो और भी बहुत सारे हमारे कम्युनिकेशन होते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। तो आप लोग इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, जो मैंने उदाहरण बताए हैं आपको। अगला देखते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे जो भी मैंने कम्युनिकेशन बताए हैं या अब तक जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, पढ़ाई हैं, तो उनके आधार पे ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है? तो आप सभी लोग इसका जो क्वेश्चन है, जितने भी हैं 6 क्वेश्चन हैं, तो इन 6 क्वेश्चनों का आप जवाब देने की कोशिश करो। आप देखो, पढ़ो कि इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। हो सकता है कि पहली मर्तबा आपको 2-3 क्वेश्चन ही आए इसमें, तो आप पुनः वीडियो को एक बार देखना शुरू से लेकर लास्ट तक, और आप पाएँगे कि आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएँगे, ठीक है? तो कल हम वीडियो जब शुरू करेंगे तो इन सारे क्वेश्चनों का पहले जवाब दूँगा मैं, और फिर जाकर हम लोग उसके आगे की पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अगर इसमें कुछ आपको चीज़ समझ में ना आई हो या कुछ आपको पूछना हो, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यथासंभव मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।